हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जेबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान जो चालू किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इससे पहले भी हम देखें तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चालू की गई थी। आरबीआई ने बहुत कुछ किया था। बेसिकली इंडिया ने लड़ाई की है कोरोना से। तो इंडिया ने जो भी आर्थिक रूप से लड़ाई की है कोरोना से, इकोनॉमी से संबंधित जो भी लड़ाई की है, जो भी सरकार ने कदम उठाए हैं, जो भी आरबीआई ने कदम उठाए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट सबसे लेटेस्ट जो आत्मनिर्भर भारत अभियान चालू किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, इस सारे के बारे में पहले दिन से आज तक क्या क्या किया गया है उसको पूरा डिटेल में हम इस क्लास के अंदर देखने वाले हैं। मैं आपको यह बता दूं कि इस क्लास में पढ़ाई गई एक एक लाइन आपका एक एक क्वेश्चन बन सकता है पेपर के अंदर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है ये आपके लिए। यस, मेरा नाम रोहित मित्तल है। मैं एग्जामिनर इंस्पेक्टर की पोस्ट पर रह चुका हूं मुंबई कस्टम्स के अंदर। मैं एसएससी सीजीएल 2014 से सिलेक्ट हुआ था, जिसमें मेंस में ऑल इंडिया रैंक 5 आया था। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक पर्सनल मेंटर भी हूं। अगर आपने अभी तक जेबी क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें। हर एग्जाम से रिलेटेड बेस्ट इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में इतनी चर्चा क्यों चल रही है? ये जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है, या फिर इंग्लिश में अगर बोलें तो सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन जो है, इसमें इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज बोला गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि 20 लाख करोड़ रुपए सरकार के द्वारा खर्चा किया जाएगा आम जनता के लिए। आम जनता कोरोना की वजह से, कोरोना महामारी की वजह से जो मुश्किलें देख रही है, उन सभी मुश्किलों का सामना करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। ये 20 लाख करोड़ रुपए भारत के जीडीपी का, सकल घरेलू उत्पाद का 10% है, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। यस, लेकिन इसमें एक पॉइंट देखने वाला क्या है कि ये 20 लाख करोड़ रुपए नए नहीं है। इस 20 लाख करोड़ के अंदर जो भी पैकेज हमने स्टार्टिंग में अनाउंस किए हैं, जैसे आपको याद हो 1.7 लाख करोड़ रुपीस का एक पैकेज अनाउंस किया गया था 26 मार्च के आसपास, वो भी इसके अंदर सब इंक्लूडेड है। इवन मेजर्स फ्रॉम द आरबीआई के द्वारा जो भी बाजार में पैसे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, वो भी सब इसमें इंक्लूडेड है। ये बहुत ही बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। इसके बारे में हम इस वीडियो में और आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे। और साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जितना भी खर्चा किया गया है, वो भी इस 20 लाख करोड़ के अंदर शामिल है। तो ओवरऑल ऐसा समझ लीजिए आप कि इंडिया ने कोरोना से लड़ने के लिए टोटल खर्चा जो किया है वो 20 लाख करोड़ है। इसमें गवर्नमेंट का भी खर्चा है और आरबीआई का भी खर्चा है। अगर आप थोड़ा सा इकोनॉमिक्स को जानते हैं तो दो तरीके की नीतियां होती है। एक फिस्कल पॉलिसी होती है ना। फिस्कल पॉलिसी को हम हिंदी के अंदर राजकोषीय नीति बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? राजकोषीय नीति बोलते हैं। और एक दूसरी होती है जिसको हम मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, हिंदी के अंदर जिसे मौद्रिक नीति कहते हैं। ये राजकोषीय नीति सरकार द्वारा चलाई जाती है और मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा चलाई जाती है। तो ये दोनों ही नीतियां जो है, इन दोनों नीतियों के तहत बाजार के अंदर जो कुल पैसा छोड़ा जाने वाला है वो 20 लाख करोड़ रुपए है ना। इसमें कैसे होगा, क्या क्या होगा, वो हम थोड़ा डिटेल में अभी आगे बात करेंगे। पैकेज ऐसा बोला जा रहा है लैंड पर, लेबर पर, लिक्विडिटी पर और लॉज पर काम करेगा। लैंड मतलब जमीन, लेबर मतलब जो लेबर क्लास लोग हैं, खासतौर से जो गरीब जनसंख्या, उस पर, लिक्विडिटी पर, बाजार में तरलता बढ़ाने पर, कैश फ्लो बढ़ाने पर, जो कि आरबीआई का मेजर काम है, और कानूनों में तब्दीली लाने पर, ताकि कानूनों को लोगों के लिए आसान बनाया जा सके। यह सारा कार्यक्रम किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है, इसके तहत। यस, ये लक्ष्य क्या है हमारे इस आत्मनिर्भर भारत अभियान का? हमारा लक्ष्य है कि हम इंपोर्ट डिपेंडेंस को, आयात निर्भरता को हम कम करना चाहते हैं।
हम प्रतिस्थापन करना चाहते हैं, सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हैं कि जो सामान हम इंपोर्ट कर रहे हैं अच्छा होगा वो सामान हम इंडिया में यूज कर लें, इंडिया में बना लें, तो हमें काफी फायदा होगा। एक तो इंपोर्ट कम करने से हमारे स्वदेशी व्यापार को फायदा होगा, साथ ही आयात में जो इतना खर्चा हमारा लगता है वो नहीं लगेगा। साथ ही ऐसे समय में जहां कोरोना है, आयात निर्यात करना बहुत ही मुश्किल हो गया है, उसमें भी हमें सहयोग मिलेगा। ध्यान देने वाली बात क्या है कि हम क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं और सेफ्टी बढ़ाना चाहते हैं, सुरक्षा और गुणवत्ता में सुधार करके ये काम करना चाहते हैं। एक और बात जो कही जा रही है कि आत्मनिर्भरता का अर्थ बहिष्कार या अलगाववादी रणनीतियां नहीं है। हम विश्व से अलग नहीं होना चाहते, हम विश्व से कटना नहीं चाहते, बल्कि हम अपनी स्वदेशी इंडिजिनस ऐसी चीजें बनाना चाहते हैं जिससे हम विश्व की भी सहायता कर सकें इस कोरोना के महामारी में। इसीलिए लोकल प्रोडक्ट्स को, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए महत्व डाला जा रहा है कि आप स्थानीय जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी लोकल प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी आपके आसपास बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं, उनको आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। ये आत्मनिर्भर का मेजर लक्ष्य है, बड़ी थीम है अगर हम समझे तो। 5 पिलर्स बताए गए हैं प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि 5 स्तंभ है इस आत्मनिर्भर भारत के, है ना। बहुत ही वेग सी टर्म्स डाली गई हैं, सब कुछ लिख दिया गया है। इकोनॉमी, जिसमें सबसे पहला है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था जो है कि हम क्वांटम जंप चाहते हैं, इंक्रीमेंटल चेंज नहीं चाहते। मतलब क्या? इंक्रीमेंटल चेंज होता है थोड़ा 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 करके बढ़ने वाला। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं थोड़ा थोड़ा नहीं बढ़ाना, एकदम से छलांगे मारनी है हमें, ऐसी अर्थव्यवस्था चाहिए। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भारत की पहचान बन सके, एक ऐसा आधारभूत ढांचा, एक ऐसा रोड्स का, रेल्स का, पोर्ट्स का, एयरपोर्ट्स का, रेलवे स्टेशंस का, ऐसा एक जमघट चाहिए, ऐसा एक आधारभूत ढांचा चाहिए हमें, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो कि एक आधुनिक भारत की, एक नवीन भारत की पहचान बन सके। सिस्टम्स के अंदर जो हमारी प्रणाली है वो कैसी होनी चाहिए? वो 21वीं शताब्दी की, वो पुरानी नहीं, 21वीं शताब्दी की आधुनिक और टेक्नोलॉजी से चलने वाली हमारी सारी अरेंजमेंट्स होनी चाहिए, सारी प्रणालियां होनी चाहिए। वाइब्रेंट डेमोग्राफी, डेमोग्राफी मतलब लोग जो हैं हमारे, ह्यूमन रिसोर्स जिसको बोलते हैं, मानव संसाधन जिसको बोलते हैं। डेमोग्राफी क्या है? वो स्रोत है हमारी ऊर्जा का कि हम एक आत्मनिर्भर भारत बन सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने काबिल लोग हैं, प्रधानमंत्री का कहना है, इसीलिए यह संभव है कि हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। फिर डिमांड, मांग की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मांग ज्यादा होती है तभी अर्थव्यवस्था में विकास होता है। मांग की वजह से अर्थव्यवस्था में कुछ भी सप्लाई होता है और उसकी वजह से ही विकास होता है। तो डिमांड को बढ़ाना है, जिसकी वजह से हमारी सप्लाई चेन जो है, हमारी जो आपूर्ति की चेन है, वो फुल कैपेसिटी की यूज हो सके, उसकी पूरी काबिलियत, क्षमता जितनी भी है हमारी सप्लाई करने की, वो कब इस्तेमाल हो पाएगी? जब बाजार में उतनी मांग होगी। इसलिए हमें मांग बढ़ाने की जरूरत है, जिससे कि हमारी जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, जितनी भी सप्लाई हो रही है, उसकी पूरी क्षमता को हम इस्तेमाल कर सकें। तो ये 5 स्तंभ बोले गए हैं, अर्थव्यवस्था, आधारभूत ढांचा, प्रणालियां, मानव संसाधन और मांग। इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड, ये 5 स्तंभ है आत्मनिर्भर भारत के। क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में कि इनमें से कौन सा स्तंभ नहीं है या कौन सा स्तंभ है। 2 फेजेस के अंदर बोला जा रहा है, 2 फेज में ये काम करेगा। पहले फेज में हम मेडिकल सेक्टर को स्पेसिफिकली, क्योंकि कोरोना मेडिसिन से संबंधित है, टेक्सटाइल्स को, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक्स और टॉयज को, जहां पर भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो सकती है, प्लास्टिक के सामान में, टॉयज में, मेडिकल में और टेक्सटाइल में तो भारत हमेशा से ही आगे है। तो यहां पर एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सकता है और लोकल मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है, उन पर फोकस किया जाएगा। और फिर बाद में जेम्स एंड ज्वेलरी में, फार्मा में और स्टील में फोकस किया जाएगा, जो कि भारत के गढ़ हैं। जेम्स एक्सपोर्ट करने में भारत बहुत आगे है, फार्मा एक्सपोर्ट करने में बहुत आगे है, स्टील में बहुत आगे है। तो दूसरे फेज के अंदर इन बड़ी इंडस्ट्रीज पर फोकस किया जाएगा। यस।
ये जो 20 लाख करोड़ रुपए हैं, इस 20 लाख करोड़ रुपए के अंदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के 1.7 लाख करोड़ रुपए शामिल हैं। ये 26 मार्च को जब पहला बार पैकेज दिया गया था तब प्रधानमंत्री जी ने ये गरीब कल्याण योजना बोली थी। इसके अंदर क्या क्या है ये सब आपको आना चाहिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम है। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पहले है कि 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस दिया गया था सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को, हेल्थ केयर वर्कर्स को, जो भी डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक स्टाफ है या कोई भी मेडिकल स्टाफ है, नर्सेज हैं, इन सभी को 50 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस सरकार की तरफ से दिया गया था ताकि ये अपना फर्ज निभाने में बिल्कुल भी पीछे ना हटे। फूड सिक्योरिटी के हिसाब से प्रति व्यक्ति जो हमारा पीडीएस सिस्टम है, जो हमारा लोक वितरण प्रणाली सिस्टम है, उचित मूल्य की दुकान, डिपो पे जो राशन मिलता है सब्सिडी पर, है ना, 2 रुपए पे गेहूं मिलता है, 3 रुपए पे चावल मिलता है, ये जो सस्ता सामान मिलता है, एडिशनल 5 किलो सामान, 5 किलो अधिक चावल या गेहूं प्रति व्यक्ति अगले 3 माह के लिए दिया जाएगा लोक वितरण प्रणाली के तहत। 1 किलो मुफ्त दाल भी दी जाएगी हर घर में आने वाले 3 महीने तक, आने वाले 3 महीने के लिए, क्योंकि सब्जियां वगैरह पहुंचना बहुत मुश्किल है, तो 1 केजी फ्री दाल दी जाएगी हर उस घर को जिसके जो भी राशन कार्ड से सामान लेते हैं आने वाले 3 महीने तक। उज्ज्वला योजना जो जिसके तहत हम एलपीजी कनेक्शन दे रहे हैं महिलाओं को, आने वाले 3 महीने तक फ्री एलपीजी दी जाएगी उज्ज्वला योजना के तहत। यस, ये एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन बन सकता है आपका, है ना। पीएम किसान योजना के तहत हर साल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। इस बार फ्रंट लोड करके, मतलब साल शुरू होने से पहले ही 2,000 रुपए पहली किश्त जो है 87 मिलियन फार्मर्स, करीब 9 करोड़ जो ये किसान हैं हमारे, 8.7 करोड़, इन सबको हम 2,000 रुपए पहले ही दे देंगे ताकि ये कोरोना से लड़ने में इसकी मदद कर सके। मनरेगा के तहत जो वेजेस हैं, जो सैलरी है, वो 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए कर दी गई है। इससे भी गरीब जनसंख्या को बहुत फायदा होगा। फिर 20 करोड़ जो महिला जनधन खाता धारक हैं, उन 20 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों को 500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा आने वाले 3 महीने के लिए। तो 3 महीने तक 500 रुपए हर खाते में ऐसे ही डाले जाएंगे। उसके बाद जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो गरीब हैं, जो विधवाएं हैं और किसी भी रूप से अपाहिज हैं, जो डिसेबल्ड हैं, इन सबको सरकार की तरफ से 1,000 रुपए ऐसे ही दिए जाएंगे कोरोना से लड़ने के लिए, क्योंकि इन लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत आने वाली है। यस, विमेन एसएचजीज जो हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं, स्वयं सहायता समूह जो हैं, उनको 20 लाख रुपए तक का कोलेट्रल फ्री लोन, कोलेट्रल बोले तो बिना कुछ चीज गिरवी रख के वो लोन उठा सकते हैं। महिला एसएचजी जो है उनको 20 लाख रुपए तक का लोन दिया गया है ताकि वो अपने विकास के लिए कुछ ना कुछ कार्य कर सके। पहले ये 10 लाख था, इसको बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। तो महिलाएं आपस में कुछ भी छोटा सा, चाहे मास्क बनाने की फैक्ट्री या कुछ भी थोड़ा सा लगाकर बहुत अपना और अपने गांव का विकास कर सकती हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब जो व्यवस्थित संगठित क्षेत्र है कंपनियों का, उसमें ईपीएफ जो है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जिसे बोलते हैं, प्रोविडेंट फंड हर वो कंपनी जो 100 वर्कर से कम है उसका प्रोविडेंट फंड सरकार देगी, एम्प्लॉयर की तरफ का भी और एम्प्लॉय की तरफ का भी, मतलब जिसने नौकरी पर रखा है उसका भी पैसा सरकार भरेगी और जो नौकरी पर है उसका भी पैसा सरकार भरेगी। और पीएफ अकाउंट से, ये बहुत अच्छा है, 3 महीने की तनख्वाह या 75% जितना भी आपका पीएफ अकाउंट है उसका 75% पैसा नॉन रिफंडेबल आपको एडवांस दिया जाएगा, एक लोन के रूप में, ग्रांट के रूप में दिया जाएगा, जो आपको रिफंड नहीं करना है, जो आपको वापस नहीं देना है। यस, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए देखें तो स्टेट्स को बोल दिया गया है कि आप कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर फंड बनाया गया था एक, जिसके अंदर 31,000 करोड़ रुपए हैं, उसको इस्तेमाल करके कंस्ट्रक्शन लेबर, जो डेली वेज लेबर है, जो रोज का काम करके पैसे कमाती है, उनका फायदा करना है।
साथ ही डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है, जितनी भी ऐसी जगह है जहां पर खनिज मिलते हैं, खनन किया जाता है, माइनिंग की जाती है, वहां पर माइनिंग कंपनियां डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड डीएमएफ में अपने पैसे डालती है कुछ, जो कि खनन की वजह से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए डाले जाते हैं। ये डीएमएफ के जितने भी फंड है, इसको इस्तेमाल करके लोक कल्याण का आदेश दे दिया गया है राज्यों को। यस, तो ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है ये पूरी। इसके अलावा भी बहुत कुछ किया गया है। और क्या क्या किया गया है, अगर हम देखें, आरबीआई द्वारा वेज एंड मीन्स एडवांस की जो लिमिट होती है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस वो तरीका है जिससे आरबीआई राज्य सरकारों को ऋण देती है। तो वेज एंड मीन्स एडवांसेस की जो लिमिट है वो 60% बढ़ा दी गई है। 60%, मतलब पहले 100 रुपए का लोन मिल रहा था, तो अब 160 रुपए का लोन मिलेगा। जितना भी इनकम टैक्स का रिफंड बाकी था किसी भी कारण से, करीब 18,000 करोड़ रुपए का रिफंड कर दिया गया है, ताकि लोगों को, छोटी छोटी कंपनियों को और व्यक्तियों को दिक्कत ना आए। जो भी पेंडिंग इनकम टैक्स का रिफंड था 5 लाख रुपए तक का, वो तो तुरंत दे दिया गया है करीब 14 लाख टैक्स पेयर्स को। और एक स्पेशल रिफंड एंड ड्रॉबैक डिस्पोजल ड्राइव चालू की गई है, जितने भी ड्रॉबैक और पेंडिंग रिफंड है। ये ड्रॉबैक क्या चीज होती है, बड़ी ही जबरदस्त चीज होती है ये, कि जब हम भारत के अंदर उत्पादन करते हैं तो हमारे ऊपर टैक्स लगता है, लेकिन अगर हम कोई सामान एक्सपोर्ट करते हैं तो भारत सरकार कहती है कि हम एक्सपोर्ट किया हुआ सामान सस्ता चाहते हैं, इसलिए हम उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे। पर टैक्स तो हम ऑलरेडी भर चुके हैं, तो जो पहले का भरा हुआ टैक्स है एक्सपोर्टेड सामान पर, वो सरकार वापस लौटा देती है हमें। इस पहले के भरे हुए टैक्स को एक्सपोर्टेड आइटम पे जो वापस किया जाता है, इसको ड्रॉबैक कहते हैं। तो ड्रॉबैक का जो रिफंड है और ड्रॉबैक का डिस्पोजल ड्राइव चलाया गया है, 18,000 करोड़ रुपए करीब करीब लोगों को, उनके ही थे वो पैसे, लेकिन वो त्वरित करके, जल्दी करके लौटा दिए गए हैं। उसके बाद इमरजेंसी हेल्थ रिस्पांस पैकेज के लिए 15,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, हर एक लाइन एक एक सवाल बनेगा पेपर के अंदर। अगर आप बैंक इंश्योरेंस की तैयारी कर रहे हैं या इवन एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि लेटेस्ट करंट अफेयर्स में कोरोना के अलावा और कुछ है नहीं, तो मेरे ख्याल से चाहे आरपीएससी हो, चाहे पंजाब स्टेट हो, कोई भी पेपर हो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, उसके बाद क्या किया गया है, रिलैक्सेशन दी गई है कुछ कानूनों के तहत। कौन सी रिलैक्सेशन है, इनकम टैक्स रिटर्न की जो लास्ट डेट है वो 30 जून तक बढ़ा दी गई है। जीएसटी की जो लास्ट डेट है वो जून तक बढ़ा दी गई है। 24 घंटे 7 दिन कस्टम क्लियरेंस चालू कर दिया गया है 30 जून तक, मतलब 2400 घंटे रात को भी कस्टम क्लियरेंस हो रहा है। 3 महीने का रिलैक्सेशन दिया गया है, जिनके पास भी कार्ड है, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड कोई है, वो फ्री अब किसी भी एटीएम से 3 महीने तक पैसे निकाल सकते हैं। पहले 3 बार की या 5 बार की, 4 बार की लिमिट होती थी, अब ऐसी कोई लिमिट नहीं है, आप कहीं से भी किसी भी एटीएम से पैसे फ्री में निकाल सकते हैं। हर कंपनी के लिए जो मैंडेटरी बोर्ड मीटिंग का रूल था, वो 60 दिन तक बढ़ा दिया गया है कि आप 60 और दिन अगर मीटिंग नहीं भी करोगे तो भी कोई बात नहीं, 30 सितंबर तक के लिए ये रूल है। और ऑनलाइन मीटिंग्स भी चालू कर दी गई है। तो ये कुछ कानूनों में ढील दी गई है ताकि लोग कोरोना से जूझ सकें। यस, आरबीआई ने भी बहुत कुछ किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक तो सीआरआर को, कैश रिजर्व रेशियो को कम किया है, जिसकी वजह से 1,37,000 करोड़ रुपए बाजार में ज्यादा आ गए हैं। अगर आप नहीं जानते हैं, सीआरआर वो दर होती है, उतना प्रतिशत पैसा होता है जो एक बैंक को कुल जमाओं का आरबीआई के पास कैश में रखना होता है। क्या एक बैंक को अपनी कुल जमाओं का कितना प्रतिशत पैसा बैंक आरबीआई के पास रखेगा कैश में, वो सीआरआर होता है। तो सीआरआर को कम करके 1,37,000 करोड़ रुपए बाजार में छोड़े गए हैं। इसके अलावा आरबीआई टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, जैसा कि आप जानते हैं, रेपो रेट वो दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को छोटी अवधि के ऋण देता है। छोटी अवधि के लेता है, लेकिन स्पेसिफिकली कोरोना से लड़ने के लिए लंबी अवधि के 1 साल से 3 साल तक के ऑपरेशन किए जा रहे हैं रेपो के, जिसमें टारगेट रखा जा रहा है करीब 1 लाख करोड़ रुपए तक के लोन दिए जा रहे हैं बैंकों को टीएलआरओ
LTRO के तहत। यस, इसके अलावा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF भी अगर आपने सुना हो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी वो दर होती है जिस पर बैंक RBI से एक दिन के ओवरनाइट लोन ले सकते हैं। इसके अंदर लिमिट बढ़ा दी गई है, तो 1,37,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा लिए जा सकते हैं MSF पर बैंकों के द्वारा। ये तीन अलग अलग चीजें हैं, यहां पर ये बुलेट पॉइंट नहीं था बस। एक तो CRR कम की है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन चालू कर दिए हैं 1-1 लाख करोड़ रुपए के बैचेस में, और MSF की लिमिट को बढ़ा दिया है। पहले MSF की लिमिट कम थी, अब उसको बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से 1,37,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा लिक्विडिटी बाजार में चली गई है और MSF की दर को भी कम कर दिया गया है। यस, स्पेशल रीफाइनेंस फैसिलिटी, रीफाइनेंस पुनर्वित्त फैसिलिटी चालू की गई है हमारे अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के द्वारा। नाबार्ड, सिडबी, NHB, ये तीनों को 50,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा रीफाइनेंस फैसिलिटी दी जाएगी। रेपो रेट पर ये लोग लोन उठा सकते हैं और आगे ये रीफाइनेंस के लिए पैसे दे सकते हैं। नाबार्ड कृषि में और ग्रामीण विकास में देगा, सिडबी लघु उद्योगों के लिए, और NHB जो सोशल हाउसिंग प्रोग्राम्स है, घर है जो सस्ते घर हैं उनके लिए ये लोन आगे दे सकता है। 50,000 करोड़ रुपए की फैसिलिटी दी गई है इन तीनों को। यस, स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी चालू की गई है 50,000 करोड़ रुपए की म्यूचुअल फंड्स के लिए। जितने भी बॉन्ड्स वाले म्यूचुअल फंड है, ये सब हम पढ़ चुके हैं करंट अफेयर्स की क्लासेस में, अगर आप देखें जितने भी बॉन्ड रिलेटेड म्यूचुअल फंड है, कहने का मतलब म्यूचुअल फंड क्या होता है, साझा कोष, बहुत सारे लोगों के पैसे इकट्ठे करके एक जना लगाता है। तो जितने भी ऐसे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने ऐसी जगह पैसे लगा रखे हैं जहां पैसे बहुत दिनों बाद वापस आएंगे, लेकिन लोगों में पैसे की जरूरत की वजह से वो पैसे वापस निकालना चाह रहे हैं म्यूचुअल फंड से, तो म्यूचुअल फंड के पास पैसों की बहुत कमी आ गई है। म्यूचुअल फंड्स के पास लिक्विडिटी की कमी आ गई है, पैसों की कमी नहीं, लिक्विडिटी की, कैश फ्लो की कमी आ गई है। जहां पर म्यूचुअल फंड ने पैसे लगाए हैं वो भी वापस देगा नहीं, लेकिन जिन्होंने म्यूचुअल फंड को पैसे दिए हैं वो वापस मांग रहे हैं। इसीलिए एक स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी, एक विशेष तरलता सुविधा चालू की गई है 50,000 करोड़ रुपए की, केवल और केवल म्यूचुअल फंड्स के लिए। यस, इसके अलावा 3 महीने तक कोई भी इंस्टॉलमेंट या इंटरेस्ट आपके जो भी वर्किंग कैपिटल लोन्स है, जनरली जितने भी ओडीज है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज है, जितने भी आपने काम चलाने के लिए लोन ले रखे हैं, या फिर जितने भी आपने किसी भी प्रकार के लोन ले रखे हैं, 3 महीने का आपको मोराटोरियम है, छूट है कि आपको कोई भी किस्त नहीं देनी और कोई भी ब्याज नहीं देना। 3 महीने तक आपको खुली छूट दी गई है। साथ ही वर्किंग कैपिटल लोन की फाइनेंसिंग अब मार्जिन कम कर दिए गए हैं। अगर आपको अब लोन लेने की जरूरत पड़ रही है इस कठिन परिस्थितियों में बिजनेस चालू रखने के लिए, तो आपको सस्ते दामों पर, कम मार्जिन पर लोन दिए जाएंगे RBI के निर्देशानुसार बैंकों के द्वारा। यस, तो यह सब कुछ RBI के द्वारा किया गया है। अब गेम क्या बना, इकोनॉमिक पैकेज का जो नंबर है 20 लाख करोड़ का, गौर फरमाइएगा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सरकार ने बोल दिया RBI वाला भी शामिल है। अब RBI वाला शामिल करके बड़ी ही गलत बात की है। वैसे तो इन्होंने गलत क्या है इसमें कि सरकार का काम मौद्रिक नीति संभालना है ही नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी संभालना है ही नहीं। सरकार केवल और केवल फिस्कल पॉलिसी संभालती है, राजकोषीय नीति संभालती है। तो क्या होगा, 20 लाख करोड़ रुपए नंबर बड़ा लगेगा, पर एक्चुअल में बाजार में सरकार इतने पैसे खर्चा करेगी नहीं। एक्चुअली क्या होता है, जब सरकार खर्चा करती है, जैसे जनधन खातों में पैसा दिया, PM किसान के तहत पैसा दिया, या राशन दिया, या कुछ भी दिया, तो सीधा लोगों के पास पैसा जाता है। चाहे सैलरी है, चाहे परचेज है, चाहे लोग के हाथ में पैसा आता है, जिससे उनकी स्थिति सुधरती है। जब RBI पैसा छोड़ता है बाजार में, जब RBI लिक्विडिटी छोड़ता है, इधर देखो जरा, RBI रेपो ऑपरेशन कर रहा है लॉन्ग टर्म, CRR कम कर रहा है, MSF की लिमिट बढ़ा रहा है, नाबार्ड से भी NHB को दे रहा है, लिक्विडिटी के लिए म्यूचुअल फंड के लिए लिक्विडिटी फैसिलिटी दे रहा है। RBI जब भी कुछ भी करता है तो पैसे बैंकों के पास जाते हैं माय डियर, अलग अलग तरीके के बैंकों के पास जाते हैं, अलग अलग काम के लिए, ताकि बैंक आगे सस्ते में ज्यादा लोन दे सकें। पर प्रॉब्लम क्या है कि बैंकों से तो लोन लेना पड़ेगा लोगों को नुकसान के समय में लोन की नहीं, सहायता की जरूरत है।
तो इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ का, हालांकि बैंकों को भी पैसों की जरूरत है, पर होता क्या है, बैंक से कोई लोन लेने जब आता नहीं तो बैंक आरबीआई के पास ही पैसे जमा करा देते हैं जब क्राइसिस में होते हैं, संकट में होते हैं। ऐसा बोला जा रहा है करीब 8.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों ने आरबीआई के पास जमा करा रखे हैं ताकि बैंक डूबे ना। क्या फायदा आरबीआई का बाजार में पैसे छोड़ने का अगर बैंक बाजार में लोगों को पैसे देने ही नहीं वाले हैं? और बैंक देंगे कहां से? लोग लेंगे तो बैंक देंगे ना। लोगों को खाने की दिक्कत आ रही है, लोग कहां लोन लेने के जाएंगे? इसीलिए ये बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है कि आरबीआई की वैल्यू को कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। अमेरिकी सरकार ने बोला 3 ट्रिलियन का हम पैकेज देंगे, तो 3 ट्रिलियन केवल सरकार खर्चा करेगी, उसमें फेडरल रिजर्व जो है उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भारत में जो 20 लाख करोड़ रुपए का वैल्यू है उसमें आरबीआई वाला इंक्लूडेड है। तो ये जो 10% जीडीपी का हम कह रहे हैं, एक्चुअल में 5% के आसपास, 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास ही सरकार खर्चा करने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी आरबीआई 7 से 8 लाख करोड़ रुपए खर्चा कर चुका है। ये सब जो आप देख रहे हैं ना, 1,37,000 करोड़, 50,000 करोड़, ये सब इंक्लूड हो रहा है उसके अंदर। और टीएलआरओ जो है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन जो है, 1-1 लाख करोड़ के आरबीआई 1-2 बार और करने वाला है, ऐसा संकेत दिया जा रहा है। तो अगर ऐसा करेगा तो मान के चलिए कि सरकार खर्चा करीब 10 लाख करोड़ रुपए ही करेगी। हालांकि बाजार में इंफॉर्मेशन 20 लाख करोड़ रुपए की है। आम जनता जो इकोनॉमिक्स जानती नहीं है, और इवन कुछ स्टूडेंट्स भी जो इकोनॉमिक्स जानते नहीं है, उनको भी यही लगेगा कि सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए खर्चा किया, लेकिन नहीं, सरकार ने केवल 10 लाख करोड़ रुपए करीब करीब खर्चा किया है। बाकी तो आरबीआई ने लिक्विडिटी बढ़ाने का काम किया है, तरलता बढ़ाने का काम किया है, मतलब बैंकों के पास कैश फ्लो बढ़ाया है। यस, कंपनीज और एमएसएमईज, खासतौर से कंपनी क्षेत्र में देखें तो क्या किया गया है, कुछ 5, 7, 10 कदम उठाए गए हैं। अभी रिसेंटली निर्मला सीतारमण जी ने ये बोला था, ये सब भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस को रिवाइव करने के लिए, इंडियन इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए क्या क्या किया गया है। छोटे उद्योग जो हैं उनको 3 लाख करोड़ रुपए के बिना गारंटी के लोन दिया जाएगा 4 साल के लिए। 3 लाख करोड़ रुपए बिना गारंटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटे उद्योग हैं, उनके पास इतना कोलेट्रल ही नहीं है, क्या गिरवी रखेंगे। बिना किसी गारंटी के, बिना किसी कोलेट्रल के 3 लाख करोड़ रुपए के लोन दिए जाएंगे छोटे उद्योगों को। फिर एमएसएमई जो सक्षम है, जो काबिल छोटे उद्योग हैं लेकिन कोरोना की वजह से परेशान है, उन्हें कारोबार विस्तार के लिए 10,000 करोड़ के फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से मदद दी जाएगी। एक फंड ऑफ फंड्स बनाया जा रहा है 10,000 करोड़ रुपए का, जिसमें ऐसे छोटे उद्योगों को, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग ऐसे जो कोरोना की वजह से परेशान है, उनको 10,000 करोड़ रुपए लगाकर सहायता दी जाएगी एक फंड ऑफ फंड्स के द्वारा। संकट में फंसे छोटे उद्योगों के लिए 20,000 करोड़ रुपए के प्रावधान किया गया है, जिससे 2 लाख छोटे उद्योगों को फायदा होगा। ये 20,000 करोड़ में 10,000 करोड़ ये है और 10,000 करोड़ और है। यस, फिर छोटे उद्योगों की परिभाषा में भी बदलाव किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। निवेश सीमा को बढ़ाया गया है, 1 करोड़ रुपए के निवेश वाली इकाई को भी सूक्ष्म बोला जाएगा। 1 करोड़ रुपए तक अब सूक्ष्म होगा, माइक्रो माना जाएगा। इसी तरह 10 करोड़ के निवेश वाली और 50 करोड़ के टर्नओवर वाली उत्पादन आधारित उद्योग को लघु स्मॉल माना जाएगा। क्या मतलब? 1 करोड़ रुपए तक माइक्रो है और 10 करोड़ रुपए तक स्मॉल है। पहले ये वैल्यू 50 लाख थी और 5 करोड़ थी, अब उसको बढ़ा दिया गया है। तो 1 करोड़ रुपए वाली को माइक्रो और 10 करोड़ वाली को स्मॉल या लघु माना जाएगा। यस, 15,000 रुपए से कम वेतन वालों को ईपीएफ अगस्त तक केंद्र देगा। जैसा कि हमने गरीब कल्याण योजना में बात की, जिनकी भी 15,000 से कम इनकम है, ऐसे लोगों के प्रोविडेंट फंड में अगस्त तक पैसे केंद्र देगा, एम्प्लॉयर के भी और एम्प्लॉय के भी। इसके लिए करीब 2500 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा। यस, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, माइक्रो फाइनेंस कंपनी, जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या होती है? ऐसी कंपनियां जो वित्त व्यवस्था में भागीदार होती हैं लेकिन बैंक नहीं होती। और माइक्रो फाइनेंस एकदम
लघु वित्त, सूक्ष्म वित्त संस्थान जो एकदम छोटे छोटे लोन 5,000, 10,000, 20,000 के लोन बाजार में देकर आते हैं, इनके लिए 30,000 करोड़ रुपए की एक स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम का ऐलान किया गया है। ये स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम करेगी क्या? सूक्ष्म वित्त संस्थानों को पैसे देगी ताकि ये संस्थान आगे जाकर ग्रामीण स्तर पर और एकदम छोटे से छोटे उद्योगपति को ये पैसे पहुंचा सके, लोन पहुंचा सके। कैसे छोटे से छोटा उद्योग? जो गृह उद्योग है, कुटीर उद्योग है, ग्रामोद्योग है, या फिर छोटा सा किराने की दुकान खोल के बैठे, ऐसे उद्योगों को ये लोन पहुंचा सके। एनबीएफसी को 45,000 करोड़ रुपए की पहले से चल रही योजना का विस्तार होगा। 45,000 करोड़ रुपए की योजना पहले से चल रही है, उसका विस्तार होगा लोन देने में। विस्तार क्या होगा? AA रेटिंग है, AA से कम रेटिंग को भी अब कर्ज दिया जाएगा। पहले AA रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग्स एजेंसीज हैं हमारे भारत के अंदर, क्रिसिल है, सिविल है, इकरा है, केयर है ना, ऐसे बहुत सारी रेटिंग्स हैं, स्मीरा है। ये रेटिंग एजेंसी रेटिंग देती है कि कंपनी कैसी है। तो AA रेटिंग से ऊपर ही एनबीएफसी को लोन दिया जा रहा था, अब AA रेटिंग से कम वाली को भी लोन दिया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। डिस्कॉम्स जो हैं, डिस्कॉम क्या होती है? हर राज्य की जो बिजली वितरण कंपनियां हैं, जो बिजली बेचने का काम करती हैं, उसको डिस्कॉम बोलते हैं, है ना। टाटा पावर होगी या कोई भी पावर है, पंजाब पावर है ना, ये जो भी है, जोधपुर विद्युत निगम है, ये जितनी भी हैं ये डिस्कॉम्स कहलाती हैं। डिस्कॉम्स में कैश फ्लो की बहुत दिक्कत हो रही है, इसके लिए उन्हें 90,000 करोड़ रुपए की सहायता की जाएगी। मेरे को समझ में आ रहा होगा कि आपको लग रहा है इसके लिए इतने करोड़, इसके लिए इतने करोड़, सारे याद करने पड़ेंगे माय डियर, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये तो पीडीएफ आप एकदम अपने हाथ से एक एक नोट्स बनाना तमीज से एकदम, और बार बार इस वीडियो को देख सकते हो आप, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डिस्कॉम्स के लिए 90,000 करोड़ रुपए की सहायता की जा रही है। यस, निर्माण में काम के लिए 6 महीने तक का एक्सटेंशन दिया जा रहा है। जो भी सरकारी निर्माण है उसमें 6 महीने, जो भी टाइम के अंदर अंदर कंप्लीट करना जरूरी था, हर ऐसे निर्माण की जो टाइम लिमिट थी वो 6 महीने तक बढ़ा दी गई है। मार्च 2021 तक टीडीएस जो होता है, टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स, है ना, स्रोत पर ही जो टैक्स कटता है, उसकी दरों में 25% की कटौती, 1/4 की कटौती कर दी गई है। मतलब अब आपको 3/4 टीडीएस ही काटना है। टीडीएस होता क्या है? सैलरी देने से पहले या कोई भी पेमेंट करने से पहले ही टैक्स काट के देने वाला ही सरकार को टैक्स दे देता है, तो उसमें 1/4 कमी की गई है। टैक्स विवादों के निपटान के लिए लाई गई विवाद से विश्वास स्कीम, ये टैक्स विवादों के निपटान के लिए लाई गई थी विवाद से विश्वास स्कीम, ये 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाई गई है। एक एक लाइन क्वेश्चन बनेगा, मैं आपको बता रहा हूं। विवाद से विश्वास स्कीम को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। कर्मचारियों का 12% की जगह 10% ईपीएफ कटेगा, लेकिन पीएसयू में 12% ही कटेगा। सरकारी कंपनियों में तो 12% ईपीएफ कटेगा, लेकिन वैसे जितनी भी कंपनियां हैं उनका 12% की जगह अब ईपीएफ 10% ही कटेगा, ताकि उनके पास कैश ज्यादा आ सके। तो ये बहुत सारे कदम उठाए गए हैं कंपनियों के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए। ये सूचना दी गई थी निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, जो कि हमारी वित्त मंत्री हैं। इतना कुछ किया जा रहा है सिर्फ इसलिए ताकि इस कोरोना महामारी से भारत ऊपर उठ सके। तो अगर आत्मनिर्भर भारत के बारे में हम फिर से देख लें तो ये 5 पिलर्स हैं आत्मनिर्भर भारत के: इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड। साथ ही 20 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू आ रही है, 10% जीडीपी का ये है। इसके अंदर जितने भी इकोनॉमिक मेजर्स है वो भी इंक्लूडेड है और आरबीआई की अनाउंसमेंट्स भी इंक्लूडेड है। फोकस किस पे है? लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉस। लेबरर्स पे ध्यान देगा, मिडिल क्लास पे ध्यान देगा, कुटीर उद्योगों पे, छोटे उद्योगों पे और इंडस्ट्रीज पर, इन सब पर ध्यान देगा। क्या जरूरत है आत्मनिर्भर भारत के हिसाब से? सप्लाई चेन को बेहतर करने की जरूरत है एग्रीकल्चर के लिए, ताकि कृषि उत्पाद बाजार में अच्छे से पहुंच सके। टैक्स सिस्टम को समझदारी से बदलाव करने की जरूरत है। साफ और स्पष्ट कानून बनाने की जरूरत है। मानव संसाधन को बेहतर और काबिल बनाने की जरूरत है और वित्तीय प्रणाली को भी मजबूत करने की जरूरत है। हवाई बातें हैं, इन पर क्वेश्चन नहीं आएंगे।
5 पिलर पे क्वेश्चन आ सकते हैं, नंबर्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये इसके लिए इतने करोड़, इसके लिए इतने करोड़, ये बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है। अब जैसे ये है विवाद से विश्वास स्कीम 31 दिसंबर की है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। MFI के लिए 30,000 करोड़ रुपए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। डिस्कॉम के लिए 90,000 करोड़ रुपए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ना। ये छोटी छोटी चीजें। 10,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड्स MSME के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिभाषा बदलना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। उसके बाद नाबार्ड वगैरह के लिए 50,000 करोड़ रुपए RBI ने दिए हैं। LTRO कर रहे हैं हम 1 लाख करोड़ रुपए की, है ना। ये सब जितने भी छोटी छोटी बातें हैं, इसमें एक एक लाइन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। आई रियली होप आपको ये सब समझ में आया होगा। समझने वाला हालांकि बहुत ज़्यादा है नहीं, बस कोई बोलता है तो आपको अच्छा लगता है। आप ये सब नोट कीजिए, अपने आप से नोट्स बनाइए। आई रियली होप आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो। यस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं तो कमेंट करें। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।